देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। 12 साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा जगह सब एनआयटी के अंडर में आता है. एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. कुण्या प्रकारे जगाव हाच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है. प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी. देखिए सर, मैं इतना जानता हूँ कि ये वो पार्टी है जिसने शुरू में अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों के तलवे चाटे, आज़ादी इनको मंजूर नहीं था और आज भी इनकी नीति वही है, आरएसएस की हो या बीजेपी की, कि हम आज भी लोकशाही नहीं चाहते हैं। इसलिए ईवीएम के ज़रिए ये लोग तमाशे खड़े कर रहे हैं। जहाँ पर 400 वोट पड़ रहे हैं वहाँ 600 निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके ऊपर कम से कम इलेक्शन कमीशन ने ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने ये मशीन इसलिए निकाली थी कि आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए फ़ायदा पहुंचे, वो आराम से इलेक्शन कर सके। ये जो ठप्पा मारने वाला था तो उसमें वक्त लगता था, इसमें जल्दी हो जाएगा। मगर इन्होंने इसका दुरुपयोग किया, इसको आपके सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिए हैं। जनता समझ नहीं पा रही है। इन्होंने साफ बोल दिया कि मैं गधों से विचार लेता हूँ, राय लेता हूँ। तो हम कोई गधा समझे हैं, जनता पूरी गधा है ऐसा समझ के वो चल रहे हैं। हमको अब जागरूक बनना पड़ेगा। एक जंग फिर होगी, ये क्रांति एक बार और आएगी। जैसे अंग्रेजों के साथ लोगों ने जंग लुआ लिया था, वैसे आरएसएस बीजेपी के साथ भी लेना पड़ेगा। तब कहीं जाके लोकशाही जिंदा रहेगी, नहीं तो लोकशाही खत्म होते जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोकशाही खत्म हो जाएगी और इनका हुकूमत इनके पूरी जनता के ऊपर अपने आप आ जाएगी। मेरा ये कहना है, ईवीएम बदलना चाहिए, ईवीएम खत्म होना चाहिए, फिर से वही बैलेट पेपर आना चाहिए और बैलेट पेपर पर वोट होना चाहिए। हमारी ये मांग है। जिस प्रकार जब हम अपना वोट दाखिल करते हैं तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहता कि हमने वोट कहाँ पे दिया और वो वोट कहाँ जाके गिरा। तो हमारा कहना ये है कि जो बटन दबे और उससे एक स्लिप निकले, से एटीएम से निकलती है कि हमारा वोट कहाँ में दबा, और एक आधे बॉक्स में उस स्लिप को जमा करे। कभी जरूरत पड़ी तो उससे वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो अंधेर नगरी जैसा हो गया, जिसके हाथ में सत्ता उसका मिसयूज करके जहाँ 62 वोट कट्टर कांग्रेसी है वहाँ 2 वोट निकले उस बूथ के अंदर में, पूरे के पट्टे पट्टे साफ हो गए। और साहब आप बताइए, देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, 108 सीट नागपुर कारपोरेशन में लोग जीत सकते हैं? कभी नहीं सकते, असंभव है। उसके बावजूद अगर जनता जागृत न हो तो जनता की गलती। इस प्रकार से ये जो मोर्चा आज आया है इसका हम सम्मान करते हैं और एक जनता के हिसाब से, एक अपने अधिकार के साथ फंडामेंटल राइट से हम इस मशीन का निषेध करते। पूरे विश्व में अमेरिका जैसे उत्कृष्ट राष्ट्र ने मशीन को बंद करवा दिया। वहाँ पे अभी ट्रम्प का इलेक्शन हुआ, बैलेट पेपर पे हुआ, और फ्रांस में बंद हो गया, यूरोप में बंद हो गया। तो ये वहाँ की फेंकी सड़ी गली मशीन को हिंदुस्तान में लाके हिंदुस्तान के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? तो इलेक्शन के तरह से लड़े, हार जीत स्वीकार है, परंतु जबरदस्ती की हार कतई बर्दाश्त नहीं है। जनता गर्म हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। जो अंग्रेजों को इस देश से निकाल सके तो इन चिट्टे बिट्टे को निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य था, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, इसका इन्होंने संविधान का सीधे सीधे तौर पर हनन किया है। ठीक है, एक प्रभाग के अंदर से, जो आपके छाती के अंदर से अगर आपका दिल निकाल के कोई दूसरे प्रभाग में डाल दो, ऐसे मतदाता सूची में से छाट के नामों को निकाल के एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में डाला गया है और एक कोने के मतदाता को दूसरे कोने में मतदान के लिए उनकी सूची में नाम, अंतिम सूची में जो उन्होंने तैयार की उसमें डाला गया है। और प्रभाग के अंदर की जो कारपोरेशन से जो पहले चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव की अपनी लिस्ट रहती है मतदाताओं की, वो जब दी गई तो वो अलग थी। आखिरी में इन्होंने 2-3 लिस्टें बदलते हुए मतदाताओं के अनुक्रमांक तक बदल दिए। आखिरी दिन इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने पूरे नेटवर्क को हैक करके, डाउन करके, सर्वर सारे डाउन करके, आप मतदाताओं का मोबाइल के ऊपर भी वोटर आईडी के हिसाब से आपका जो भी है वो आप पता नहीं कर सके। यानी मतदाताओं को किस तरीके से हराश किया गया। आपका जो पक्का बेल्ट है, मैं जिस बेल्ट में रहता हूँ नारी प्रभाग 2 में,
उसके अंदर में मेरे पंजाबी मतदाताओं की बहुत ज़्यादा संख्या है। मुझे सिर्फ 185 मत मिले, क्या मेरी कौम मेरे खिलाफ है? मेरा सीधा सीधा मैंने बाबा साहब का उद्देश्य आगे लेके गया था कि एक मत एक व्यक्ति, एक मत एक मूल्य, ये तीन जो 4 की प्रभाग पद्धति बनाई है उसको तो पहले रद्द किया जाए। सिर्फ एक व्यक्ति 3 को रद्द करो, नोटा का बटन दबाओ और एक ही बटन दबाकर एक व्यक्ति को विजय दिलाओ। ये इस उद्देश्य को लेकर मैं मैदान में उतरा था। क्या इसको सभी ने नकारा है? क्या बाबा साहब का उद्देश्य को सभी को कबूल नहीं है? क्या हमारा संविधान लोगों की रक्षा के लिए नहीं है? मेरा यही कहना है कि ये जो आज मोर्चा निकला है एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए, भाजपा सरकार के खिलाफ इनकी जो हिटलरशाही नीति है चालू हो गई है, अपने तो बंदूकें सारे तान के बैठ गए हैं आम जनता के ऊपर। किस तरीके से ये अपना दमनकारी नीति चलाते हुए आज जो इन्होंने 108 सीटें निकाली हैं, और कांग्रेस के अंदर भी इन्होंने जैसे पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से खड़ा किया है, उसी तरीके से यहाँ बीएसपी में कांग्रेस में इन्होंने अपने कैंडिडेट उतार के उनको विजय बनाया है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये सीटें भी मैक्सिमम उन्हीं की हैं, बीजेपी की हैं, ये कांग्रेस की नहीं है। उनके अंदर से कुछ सीटें जो हैं वो ईमानदार कांग्रेसी होंगे, बाकी बीजेपी के थ्रू आए हुए यहाँ से कैंडिडेट विजय हुए हैं। चल के संविधान में भी परिवर्तन कर सकते हैं, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कल संविधान को भी तोड़ सकते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का सत्यानाश कर सकते हैं। इन्होंने जहाँ भी गए ये फिरका परस्ती फैलाए हैं और फिरका वाराना इनकी भाषणें हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, राज करना, ये फूट डालो राज करो वाली नीति अंग्रेजों की है, आज ये वही निभा रहे हैं। हे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची पावनभूमी आहे। त्याचप्रमाणे हा महाराष्ट्र हा एक संतांची नगरी आहे आणि हा बीजेपी सरकारच्या ईव्हीएम हा घोटाळ्यावर आपण सर्वांनी हा निषेध करायला हवा आणि हा अख्खा महाराष्ट्र हा ईव्हीएमच्या घोटाळ्यात आपण सहभाग झालेत आणि ह्यावर आपण नेहमीप्रमाणे हा बॅलेट पेपरवरच मतदान घेण्यात यावं। अमेरिका असो की जापान असो, चीन असो, प्रत्येक देशामध्ये हा बॅलेट पेपरवरच चुनाव घेतला जातो। काय भारत देश एवढा सक्षम आहे काय? ह्यावर का बॅलेट पेपर घेत नाही? तर मित्रांनो मला हेच सांगायचं लागेल की आपल्याला ईव्हीएमला हा निषेध करावा लागेल आणि बॅलेटलाच आपल्याला सहकार देऊन प्रामाणिकपणानेच उमेदवार हे संसदेत पाठवावं लागेल। स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलं, पोलीस लोक सुद्धा बटना दाबून देत होते। तिथे जे होते मतदार अधिकारी ते सुद्धा मतदान करताना सगळ्यांचं मतदान मशीन बटना दाबून देत होते। इवन त्यांनी हे केलेलं होतं की ज्या मशिनरी त्यांनी ठेवलेल्या होत्या आपल्या याच्याकरता इलेक्शन मतदानाचं त्यांनी डेमो करण्याकरता, त्या डेमो मशीनी त्यांची अशी होती की आतमध्ये जाण्याची काहीही गरज नव्हती। त्या डेमो मशीना सुद्धा मी माझ्या ताब्यात घेतलेल्या आहे बूथवरच्या। ॲक्च्युली आपले नावं लिहून त्यांनी सगळं हे केलं होतं। यांना घाबरली ही बीजेपी सरकार, आम्हाला घाबरली होती। हे वार्डाचं इलेक्शन होतं, इथे जनतेचं मत पाहिजे होतं। इथे 2 नंबरची दादागिरी आणि हे करण्याचा काहीच प्रश्न नव्हता। ही आम्हाला घाबरली बीजेपी, यांना ठामपणे माहीत होतं की आता आपण हारणार। पूर्ण जनता ही आता जागृत झालेली आहे, त्यांना कळून चुकलेलं आहे की जनतेला परिवर्तन पाहिजे होतं आणि 101% परिवर्तन होणार होतं। याच्यामध्ये पोलीस काय, सरकारी अधिकारी काय, इवन पेपरवाले काय, सगळे मीडियावाले सुद्धा सगळे त्यांचे खरीददार आहेत। माझे हात जोडून विनंती आहे की तुम्ही जागृत व्हा आणि जनतेला न्याय द्या। आवाज आपकी, आवाज आपकी। नागपूर महानगरपालिकेत 4 उमेदवार यांनी ठरवले होते आणि जेव्हा आपण 4 उमेदवार ठरवले तेव्हा 4 मशीन द्यायला पाहिजे होते। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्वात आधी यांनी मशीनचा खूप मोठा घोड केला। याचं कारण असं की मी महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 27 काँग्रेस पार्टीचा उमेदवार होतो राकेश कनोजे, आणि यांनी 4 मशीन्स आपल्याला 4 उमेदवाराच्या 4 मशीन्स ठेवल्या, परंतु यांनी 4 मशीन ऑपरेट केल्या नाही। आपल्याला नेहमी निवडणूक आयोगाने चुतिया बनवण्याचा प्रयत्न केला। 3 मशीन्स ठेवल्या, 2 मशीन्सवर ठेवल्या, वाचलेल्या 1 मशीन्समध्ये सर्व यांनी बीजेपीची प्लॅनिंग करून बीजेपीच्या उमेदवारांना जिथे त्यांचे जे वीक बूथ होते तिथे त्यांनी आपल्या उमेदवारांना जास्तीत जास्त मतं दाखवून आम्हा सर्व उमेदवारांना पराजित केलेला आहे। हा सर्व ईव्हीएमचा घोटाळा आहे आणि महानगरपालिकेत नागपूर महानगरपालिका असो किंवा मुंबई महानगरपालिका असो, इथे संपूर्णपणे बीजेपी हादरणारी पार्टी होती, परंतु यांनी आपली लाज वाचवण्यासाठी फक्त हा ईव्हीएम घोटाळा करून आम्हा सर्व इतर पार्ट्यांच्या उमेदवारांना हरवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि हरवला आहे। मी यावेळेस सर्वांना नागपूर महानगरपालिकेच्या जनतेला सर्वांना अपील करतो की सर्वांनी यावेळेस महानगरपालिकेची निवडणूक दुसऱ्यांदा घ्यायला पाहिजे आणि ती बॅलेट पेपरवर घ्यायला पाहिजे। मला सांगा 2013 मध्ये यांच्या ईव्हीएम मशीनमध्ये हे जाहीर झालं आहे की ईव्हीएम मशीनमध्ये
एक प्रिंटआउट करून चीट आली पाहिजे. मग त्या विषयावर का बरं विचार केला जात नाही आहे? EVM मशीनमध्ये मतदान केल्यानंतर मतदात्याला हे कळत नाही की मी मतदान कुणाला केलं आहे. तर याचं प्रूफ देण्यासाठी एक तर निवडणूक आयोगाने बॅलेट पेपर आणला पाहिजे किंवा EVM मशीनमधनं मतदान झालं की आमच्या मतदात्याला प्रिंटआउट मिळाली पाहिजे की तू परफेक्ट या पार्टीला किंवा या चिन्हाला मतदान केलं. आणि मग तो मतदान जी चीट आहे, जसं ATM कार्डमधून आपला चीट निघते तशी चीट ती पेटीत गेली पाहिजे. म्हणजे आम्हाला रिकाउंटिंग करताना प्रत्येक उमेदवार हा कोणत्याही म्हणजे चुकीच्या आश्वासनाला आड न जाता त्या विषयावर त्या चीटला काउंटिंग करून आपण आपली उमेदवार म्हणजे घोळ झाला की नाही झाला हे कन्फर्मली कळून येईल. ह्या वेळेस मतदानात 100% महानगरपालिकेत BJP पराजित होती, परंतु त्यांनी EVM मशीनच्या साथ घेऊन पराजयावर मात करून विजय स्वीकारला. मी डॉक्टर विनोद रंगारी, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी नागपूर शहर महासचिव, या वेळेच्या निवडणुकीला निषेध करतो. EVMची जी प्रक्रिया जी झाली ती अतिशय पक्षातर्फे झाली. ही निरपक्ष निवडणूक नाही झाली. आता या निवडणूकमध्ये वर्ध्याला जे आहे एक मशीन पकडण्यात आली ज्यामध्ये कोणतीही बटन दाबली तर ते कमळाला येत होतं. आणि जेव्हा अधिकाऱ्याला म्हटलं तर अधिकारी म्हणतोय या मशीनला सेटिंग करावं लागेल. याचा अर्थात प्रत्येक EVM मशीन सेट होत असते. जेव्हा प्रत्येक बटन दाबले की कमळ येतोय हा सिद्ध झालाय वर्ध्याला, तरी तेव्हा अधिकारी म्हणतात की मशीन सेट करावी लागते. म्हणजे प्रत्येक EVM मशीन सेट होते. आणि ही जी सरकार आहे ही न्यायालयाचा निर्णय पाळत नाही. यामुळे जे इलेक्शन अधिकारी आहेत, मुख्य इलेक्शन अधिकारी ते आणि सत्ताधारी पक्ष दोन्ही मिलीजुली सरकार आहे, दोन्ही आरोपी आहेत. यांना पदापासून मुक्त करायला पाहिजे आणि ही नागपूर महानगरपालिका परत निरपक्ष परत व्हावी, निवडणूक परत व्हावी ही आमची मागणी आहे. मी एक सामान्य मतदार असून आपल्याला कळवतो की अंतिम मतदार यादी जी प्रसिद्ध झाली निवडणुकीसाठी त्याच्यात आणि बूथनिहाय जी यादी प्रसिद्ध केली निवडणूक आयोगाने त्याच्यात अत्यंत तफावत आहे. ज्या बूथवर भाजपाला गेल्या लोकसभा विधानसभेत जास्त मतदान झालं त्याचा परिपूर्ण अभ्यास करून त्या लिस्ट बायफर्केट करण्यात आल्या. बूथनिहाय यादी व व जी अंतिम यादी जी प्रसिद्ध झाली त्याचे अवलोकन केले तर आपल्याला ही बाब निदर्शनास येईल. तसेच यावेळेस भाजपने सत्तेचा व पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केला. जागोजागी मोठमोठाले होर्डिंग, मीडियामध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट व सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी आपल्या सत्तेचा दुरुपयोग करून पोलीस डिपार्टमेंटला सांगून क्रिमिनल्सला आपल्या प्रचारार्थ आपल्या उमेदवाराला प्रचारार्थ लावले. याचे जिवंत उदाहरण म्हणून प्रभाग क्रमांक 13मध्ये निवडणूक संपली तेव्हा 5 वाजता घनश्याम चौधरी व श्री भाऊ वाघाडे यांच्यावर कुख्यात गुंडांनी हमला केला. त्याची अंबाझरी पोलीस स्टेशनमध्ये आपला रिपोर्ट दर्ज झालेली आहे व त्या गुंडांना वाचवण्याकरता सत्तेतून व मुंबईतून सारखे पोलीस अधिकाऱ्यांना फोन येत आहे. याची शहानिशा आपण करावी व जनतेसमोर खरी बाब निदर्शनास आणावी. नागपुर में जो इलेक्शन हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा EVM घोटाला सामने आया है. इसमें प्रशासन जो है वो सोया हुआ है. हम पूरे महाराष्ट्र शासन से, गवर्नर से अपील करना चाहेंगे और राष्ट्रपति से अपील करना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है. आज हमारे जो मतों की चोरी हो रही है इससे बड़ा देश के अंदर अपराध है ही नहीं. आज एक मत से भी गवर्नमेंट गिरी है सेंटर के अंदर, लेकिन एक गरीब का मत उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रही है गवर्नमेंट. मैं चाहता हूँ कि जितने भी अभी EVM में परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, जिसमें घोटाला दिख रहा है, पुलिस प्रशासन ने खुद होके उसमें FIR दर्ज करना चाहिए और जो अधिकारी है उसको उसमें सज़ा देना चाहिए. और जो भी अभी प्रॉब्लम आ रहे हैं और आने वाले हैं, अभी महानगर पालिका की जितनी अभी चुनाव सीटें गई है, री इलेक्शन होना चाहिए. हमारे मतों की चोरी हुई है और ये सबसे बड़ा संविधान जो हमको अधिकार मिला है उसी की चोरी हो गई. ये शासन हमारे लिए क्या कर पाएगा? जो हमारा अधिकार था उन्होंने वही चोर लिए. जितने भी अभी सुप्रीम कोर्ट हो गया, माननीय हाई कोर्ट हो गया,
वो कहते हैं कि भैया मुस्लिम रिजर्वेशन है तो उनके बारे में फटाक से अपना रिपीटिशन करते हैं कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। आज हमारे मतों की जो चोरी हुई है उसके बारे में कोई हमारे लिए सामने नहीं आ रहा है। इन्होंने अपेक्षा लेना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और जो गरीबों की मतों की चोरी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उन अधिकारियों को सजा देना चाहिए। आगे आके एक गरीब आदमी हाई कोर्ट जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ना सिविल कोर्ट जा सकता है। ये जो मान्यवर हमारे जो बैठे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये इसमें हस्तक्षेप करके जो अधिकारी है, जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए तत्परत, और यहाँ की जो वोटिंग हुई है इसको रद्द करना चाहिए। मैं तो सर इलेक्शन कमीशन को दोषी मानता हूँ, कारण कि सर जी मैं रहवासी प्रभाग 6 का, मैं जब अपनी वोटर लिस्ट जब मैं चेक करने गया तो सर मेरा वोट आया प्रभाग 7 में। जो प्रभाग 7 का सर मेरे कैंडिडेट मेरे को कभी ना दुआ करा ना मेरे से सलाम करा, आज मुझे ज़बरदस्ती उसको वोट देने आना पड़ा सर। मुझे सर अपने प्रभाग 6 में वोटिंग करते करते ढूंढते 5:30 पौने 5 बजे टाइम हो गया सर मुझे ढूंढते। जब मैं नेट पे चेक करा तो मेरा वोट मिला प्रभाग 7 में। अब सर मुझे ये बताइए, मैं रहवासी प्रभाग 7 का, मुझे काम पड़ेगा प्रभाग 6 के कैंडिडेट से, तो मुझे प्रभाग 7 में वोट डालने का अधिकार है कि नहीं है? जब मैं वोट डालने वहाँ गया तो सर मुझे वहाँ पे बोलते हैं कि आप तो यहाँ के वो रहवासी हो ही नहीं, आपको वोट यहाँ डालेंगे नहीं। तो मैंने बोला सर जी आप अपने लिस्ट में चेक करिए, अगर मेरा नाम नहीं होगा तो जूते मार के मेरे को भगाल दो यहाँ से। यादी बराबर नहीं बनाए सर, ये मेरा वोटर कार्ड है और ये उस प्रभाग की लिस्ट है सर। तो इसका दोषी कौन सर जी? इसका दोषी कौन? इलेक्शन कमीशन ही तो इसका दोषी। मैं प्रभाग 21 से इरशाद अली, कांग्रेस के टिकट से लड़ा मैं वहाँ पे। हमारे यहाँ जो पहले 2 दिन पहले जो यादी बदली गई, अनुक्रमांक यादी भाग क्रमांक जो बदला गया, उससे हमारे लोगों को इतनी तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ के वोटर जब वोट डालने गए तो उनको बोला गया कि आपका वोट यहाँ नहीं है, फिर जाके वहाँ देखे तो उनका वोट वहीं था। ऐसा लोगों को कंफ्यूज किया गया है और पूरा घपला और घपलाई। जो मतदार में बैठे थे, जो रूम में लोग बैठे थे जिनकी ड्यूटियाँ लगी थी, पोलिंग अधिकारी, उन लोगों ने लोगों को गुमराह किया और लोगों को बोला, क्योंकि मेरा जो बैलेट पेपर था वो बैलेट पेपर के ऊपर पहली मशीन में 1 पंजा डाले, दूसरी मशीन में 1 पंजा डाले और तीसरी मशीन के अंदर 2 पंजे डाल दिए। मतदाता जब 1 पंजा 2 पंजा तीसरा पंजा दबाने के बाद चौथा पंजा एकदम नॉर्मल जो ब्लू कलर में था उसको वाइट कर दिए। दूसरे मशीन में जब देखने लगे कि भाई हमारा तो सिंबल ही नहीं है, तो वहाँ के अधिकारियों ने बोले कि चौथी मशीन में आपको जो दबाना है वो दबाइए। इस तरीके का धोखा किया गया है। जे आता इलेक्शन झालं त्याच्यामध्ये आम्हाला पूर्णपणे ई मशीनमध्ये म्हणजे हे आहे, गडबड आहे, हे आम्ही पूर्णपणे सांगू शकतो। कारण की आमचं जे उमेदवार उभे होते ते विंग होते आणि आम्हाला पूर्ण खात्री होती की आमचे उमेदवार निवडून येतील, पण जे भाजपाने केलं ते आमच्याशी जे चुकीचं केलं आणि ई मशीन हे बंद झालं पाहिजे। आम्हाला हेच मागणी आम्ही प्रत्येक ह्या सरकारला करतो आणि परत निवडणूक झाली पाहिजे। एक शिवसैनिक म्हणून बोलतो। प्रभाग 18 मध्ये भारत महिला, राजेंद्र हायस्कूल, नवयुग विद्यालय या तिन्ही शाळांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोळ झालेला आहे, म्हणजे अधिकारी लोक स्वतः तिथे पॅम्पलेट दाखवून मतदान करायला लावत होते। महापौर तिथनं लढले, महापौरांनी स्वतः लक्षात आणून दिलं का हे अधिकारी कसे हे करून राहिलेले आहे, पण त्यांनी सॉरी म्हणून माफी मागितली आमच्या कॅन्डिडेटची आणि पुन्हा ते काम चालू झालं। आवाज आपकी, आवाज आपकी। ईव्हीएम मशीनबाबत माझे असे म्हणणे आहे की गेल्या 5 वर्षात 2012च्या निवडणुकीत ज्यांना आम्ही अगदी अवघ्या 26 मतांनी आम्ही पराभूत झालो होतो, त्या बाईला एवढा विरोध होता संपूर्ण प्रभागात की जिला जनतासुद्धा ओळखत नाही, 5 वर्षात त्यांना कोणी पाहिलेलं नाही। अशा महिलेला संपूर्ण प्रभागातून जनतेने 12,000 मतदान दिले व आम्ही 5 वर्ष जनतेच्या संपर्कात राहूनसुद्धा जनतेने म्हणजे एकदम ईव्हीएम मशीनच्या याच्यापर्यंत जरीपटक्यात आम्ही गेल्यानंतर जरीपटक्यात काँग्रेसला 100ही गाठता आली नाही। म्हणजे शोकांतिका आहे ही की ज्या प्रभागात सुरेश जग्यासी सारख्या एका प्रामाणिक नगरसेवकाने तिथे एवढं भरपूर विकासाची कामे केली होती, पण एक विक्की कुकरेजा आणि त्यांची जी टीम आहे, ते माताराणी नावाची महिला, मी स्वतः तिथं मतदाता आहे, ह्या सगळ्या माझ्या
प्रभागातील जनता आहे यांनी सुद्धा त्या महिलेला आजपर्यंत पाहिलं नाही, पण त्यांना 10-10 आणि 12-12 हजार मते मिळाली. याबाबत असं आमचं म्हणणं आहे की EVM मशीनची निवडणूक रद्द करून पुन्हा बॅलेट पेपरने आपण मतदान घ्यावा अशी आमची सरकारकडे व माननीय आयुक्तांकडे अशी मागणी आहे. भाई देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर में हर चीज़ देसी का उद्धार करने के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा एजिटेशन चला करके देश को आज़ादी दिलाया. इसके अंदर में हर कौम ने अपना अपना रोल निभाया, लेकिन देसी के नाम के ऊपर में ये विदेशियत लादने वाले ये लोग कौन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EVM? हु इज बैलेट पेपर? आप बैलेट पेपर पे ठप्पा मारते थे तो आपको ये मालूम था कि मैंने किसको दिया, लेकिन मशीन पे ठप्पा मार रहे हो. जब तक टू नहीं बजेंगी, जब तक आप समझ रहे वोट नहीं हुआ. मतलब क्या है कि आप इलेक्शन ऑफिसर आके जब बटन दबाता, जब टू बजता नहीं तो साला वोट ही नहीं होता. ये क्या है ये लफड़ा? और क्यों ये EVM मशीन आपने लाए? क्या हिंदुस्तान के लोग इतने हलाल और कोड़ी है जो ठप्पा भी नहीं मार सकते? हमारा पूछना ये, इसलिए हमारा बहिष्कार है इस इलेक्शन का. सीधा सीधा जो महाराष्ट्र में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, मत की चोरी की है. आज तक के हमने देखे कि लोग हर एक प्रकार की डकैती करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस और नितिन जी गडकरी, इन्होंने मतदान की चोरी की है. इनको देशद्रोही का इनके ऊपर आरोप रखना चाहिए, इनको तड़ीपार करना चाहिए, इस देश में रहने नहीं देना चाहिए. और इन्होंने आने वाले इलेक्शन में ये EVM मशीन से अगर इलेक्शन लिया तो इनको जूते से मारे बिना पब्लिक रहेंगी नहीं. इन्होंने मलाई खाने का काम किया, लोगों को अच्छे दिन आने की बातें बोले और लोगों को आज महंगाई के ऊपर पहुंचा दिया है. लोग खाने के लिए तरस रहे. लोगों को बोला कि हम बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, एक लोगों को बेरोजगार नहीं दिया. एक महीने में 200 रुपये सिलेंडर के बढ़ा दिए. महिलाएं आत्महत्या करने के लिए जाने वाले हैं. अभी शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, अभी हम लोग आत्महत्या करने वाले. अगर इन्होंने दोबारा रिपीट इलेक्शन नहीं लिया और बैलेट पेपर से नहीं लिया तो हम कुछ दिन के बाद में जितने हारे हुए लोग हैं उन लोग सब मिलके हम सामूहिक आत्महत्या नितिन गडकरी के घर के सामने में करने वाले हैं और दोबारा इलेक्शन लेने का निर्णय लेने वाले हैं. ये सबसे पहले सरकारी है, जैसी राजा वैसी प्रजा. राजा ही अगर चोर होंगे तो प्रजा कैसी होंगी? जैसी राजा वैसी प्रजा. और सबसे पहले क्या हुआ, जो बैलेट पेपर जो पहले था ये हो गया. लेकिन और एक बात, 10 साल में, पिछले 10 साल में नागपुर शहर में मनपा में, महानगर पालिका में, जिला परिषद में भाजपा की सत्ता है. 9 साल में इक्का दुक्का इन्होंने काम किया होगा. लेकिन पिछले साल क्या हुआ, मार्च में उन्होंने मेट्रो बनाया और सीमेंट रोड ये बना के सबको नाच रहे, हमने किया, वो किए. लेकिन इन्होंने 9 साल में कुछ भी काम नहीं किया. इसलिए इन्होंने क्या किया, वो राम मंदिर का मुद्दा फिर लाया. यानी एक उदाहरण, 25 दिसंबर को ये तुम्हारे रेशीम बाग में साधु संत का कुंभ मिलावा भरा है, जिससे भोली भाली जनता एक आ जाए और लोगों को चूतिया बनाए. और उन्होंने वही किया. जिन्होंने राम मंदिर को न छोड़ा, बाबरी मस्जिद को न छोड़ा, तो आपको हम क्या छोड़ेंगे? ये लोग, ये तानाशाही चल रहे. अविवाद की संख्या बढ़ रही है, निराधारों की संख्या बढ़ रही है, भिखारियों की संख्या बढ़ रही है. मेरी बहनें इधर उधर बर्तन घस रहे, मेरे भाई लोग बाहर सब्जी बेच रहे. नागपुर शहर में क्या मेट्रो लाते हो? MRDC फैक्ट्री बंद है, उनको रोजगार दो, फिर मेट्रो लाओ. ऐसे को हमारे यहाँ के लड़के बम्बई पुणे जा रहे, विदेश में जा रहे, लेकिन यहाँ के लोग खाने के लिए मोहताज है. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मनपा चुनाव में इन्होंने सरासरी लोकशाही का अपमान किया है. इनको पहले सजा देना चाहिए. जिस देश में लोकशाही का प्रमाण ये विदेश में दिया जाता है कि भारत देश ये लोकशाही का राज्य है, उसको हम सलाम ठोकते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सरासरी ये लोकशाही का गला घोट दिया है और अपमान किया है. पहले इनको अदालत में खींच के इनको ये देना चाहिए. दूसरा मुद्दा है मेट्रो का. मेट्रो कहाँ लाया जाता है? विदर्भ की जनता इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है क्या? नागपुर का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया क्या? 75% नागपुर की लोक संख्या चाहिए, तब मेट्रो आना चाहिए. आज ST महामंडल घाटे में चल रहा है, फिर भी ST महामंडल में बढ़ोतरी के लिए बसेस लाई है. तो लोग क्या करेंगे? फॉरेन से कर्जा लेके विदर्भ के लोगों पे छाती पे लाद रही है सरकार. फिर भी ये सरकार बोलती कि हम बहुत अच्छे दिन लाएंगे. कौन सी अच्छे दिन? विदर्भ की जनता पे कर्जा बाजारी विदर्भ की जनता
को कर्जबाजारी करके ये अच्छे दिन क्या गुलाम करके वो अच्छे दिन अपने पार्टी के लाना चाहते हैं। अभी ये देखो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा उठा है और अभी ये ग्लोबलाइजेशन के मुद्दे में ये मेट्रो इंटरनेशनल मार्केटिंग लाना चाहिए, बाद में मेट्रो लाना चाहिए, मगर इनको मेट्रो में खाने के लिए ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इन्हें ये मेट्रो का और ये ईवीएम मशीन में इन्होंने सारा सब पूरा घोटाला किया है। पूरा प्लानिंग का मुख्यमंत्री ने अपना दोस्त यहाँ पे लाके बिठा दिया है और फिर यहाँ पे सट्टा बाजारी में 50-60 लोगों का सीट पे पहले 25 पैसे 50 पैसे ऐसा रेट था, बाद में दोपहर में उन्होंने सटोरिया मार्केट में 50 रुपए का बीजेपी का भाव किया, क्योंकि बीजेपी सरकार हारने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 60 सीटें बीजेपी की आ सकती है, मगर 108 सीट बीजेपी की, ये लोकशाही का सरासरी अपमान है और ईवीएम मशीन हमारी बंद होना चाहिए और पुनः इलेक्शन होना चाहिए बैलेट पेपर के। और अभी अगर बीजेपी ने महापौर बनाया तो बीजेपी को हम जमीन में गाड़ देंगे, इतना ध्यान में रखना। कारपोरेशन चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। यहाँ जो बीजेपी ये गुंडा राज कर रही है, ये गुंडा राज के नाते हम ये कारपोरेशन चलने नहीं देंगे कोई भी हालत में। यहाँ जब तक के बैलेट पेपर पे चुनाव होगा नहीं, ये ईवीएम मशीन की पूरी सेटिंग है और पूरी सेटिंग करके इन्होंने अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाने की कोशिश की है और देश के साथ में गद्दारी की है। देश के गद्दारों को हम उखाड़ के फेंकेंगे। इनकी तानाशाही जो है, इनकी तानाशाही हम चलने नहीं देंगे कोई भी हालत में। आवाज आपकी।